जय हिंद। आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने जो एक लक्ष्य है आपका, जो बीपीएससी के तहत आपको शिक्षक बनना है, उसके प्रति आप तत्पर होंगे। ठीक ना? तो चलिए इस सेशन को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो सेट तीसरा है आज है, उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन उसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को पहचानिए जो 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। देखिए एक नया वर्ड यहां पे आया है, गुणज। ठीक ना? तो गुणज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत नॉलेज पहले ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक आसान वे से, एक कॉन्सेप्चुअल वे से आसानी से बन जाएगा। ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग गुणज का थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं। ठीक ना? तो गुणज की बात अगर करें तो इंग्लिश में उसको मल्टीपल्स बोला जाता है। ठीक ना? और ये गुणज का सिंपल सा मतलब ये है कि आपका पहाड़ा। ठीक ना? सिंपल सा मतलब हो गया पहाड़ा, या अगर अंग्रेजी में बात करें तो टेबल हो गया। ठीक ना? ये एक बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। ठीक ना? तो इस गुणज को हम लोग दो तरीके से समझते हैं। अगर पहला तरीका की अगर बात करें तो आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए, जो दो के गुणज क्या है, तो अगर दो का गुणज है या चार का गुणज है या आठ का गुणज है, किसी भी संख्या के गुणज के बारे में अगर आपसे बात कर रहा है, तो सिंपल सा मीनिंग ये हो जा रहा है कि जो आप उसका टेबल को एक तरह से पढ़िए या टेबल को लिखिए। उस टेबल में जो जो संख्या आएगा, वो सारी संख्याएं जो होगा वो उसका दो का एक तरह से गुणज हो जाएगा। जिस तरह से अगर आपको बोल रहा है जो दो का गुणज क्या होगा, तो दो का टेबल क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आपको बढ़ता रहेगा। ठीक ना? 18 होगा, 20 होगा, 22 होगा, इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो ये जो जिस तरह से 18 है या 20 है या 10 है या 8 है, ये जो भी संख्या आ रही है दो के टेबल में, वो सारी संख्या जो है वो आपका दो का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। ठीक ना? अब हम लोग इसको दूसरे तरीके से किस तरह से समझते हैं, मान लीजिए आपका एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि 252 दिया हुआ है, 252। ये आपसे पूछ रहा है क्या 252 जो है चार का गुणज है, चार का गुणज के बारे में आपसे बात कर रहा है। ठीक ना? तो अब देखिए जब हम चार का टेबल पढ़ेंगे, अगर 252 आया तो समझ जाएंगे 252 जो है चार के टेबल में मतलब चार का गुणज है। लेकिन ये काम इतना आसान तो नहीं है, बहुत सारा लेंदी होने वाला है। तो इसको किस तरह से दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो जब भी किसी संख्या के बारे में बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे 252 है, इसके बारे में पूछ रहा है तो चार का गुणज है या नहीं है, तो 252 को क्या करना है, चार से डिवाइड कर दीजिए। ठीक ना? अब चार से डिवाइड करने पे अगर वो पूरा पूरा लग जा रहा है, इस तरह से चार से भागा दीजिए इसको, चार छा के 24, बच गया एक, इधर 12, तो चार तिया 12, मतलब 63 टाइप में वो लग जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो हम समझ जाएंगे कि जो 252 है वो चार का गुणज है। ठीक ना? तो एक तो पहला मेथड से जो हम लोग समझे, ये बेसिक मेथड से समझे, जो गुणज का या मल्टीपल का मतलब ये हो गया जो एक तरह से पहाड़ा। ठीक ना? तो ये तो हो गई। अब कोई बड़ी संख्या दे दिया, उस बड़ी संख्या में आपसे पूछ रहा है जो किसी संख्या का गुणज है या नहीं है, तो कोई नहीं, जो भी बड़ी संख्या है उसमें जिसके बारे में पूछ रहा है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहां पे क्या किए, 252 को हम डिवाइड कर दिए चार से, चूंकि चार के बारे में पूछ रहा था, पूरा पूरा लग गया, तो समझ जाएंगे क्या, जो आपका 252 जो है आपको चार का गुणज है। यही पे सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाता तो 253 पूछ देता, क्या ये चार का गुणज है या नहीं है, तो चार के बारे में बात कर रहा है, या पांच का गुणज है या नहीं है, पांच से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर वो पूरा पूरा कट गया तो समझ जाएंगे जी ये गुणज है, नहीं तो समझेंगे ये गुणज नहीं है। तो उम्मीद है आपको जो गुणज का जो एक तरह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो आपको फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ओके, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए विकल्प है, कुछ विकल्प दिया गया है, उसमें संख्या को पहचाने जो 5 और 7 का गुणज है। ठीक ना? तो 5 और 7 के गुणज के बारे में बात कर रहा है। तो अब जो भी संख्या होगा दी हुई, ठीक ना, 5 और 7 दोनों से कटेगा। तो देखिए, तो अब यहां पे देखिए 5 से काटना है,
तो 5 की विभाजता का नियम आ गया फिर से, इसलिए आपको बोले थे कि विभाजता का नियम को आप याद रख लीजिए। तो चलिए, विभाजता के नियम के अनुसार अगर बात करें 5 का, तो देखिए इकाई स्थान पे सब पे 0 है, तो 5 से तो कटेगा ही भाई। 7 का गुणज, कहने का मतलब वो 7 से संख्या डिवाइड होना चाहिए। देखिए 21 7 से कट जाएगा, 28 ये भी 7 से कटेगा, 63 ये भी कट जाएगा 7 से, और 42 ये भी कट जाएगा 7 से, ठीक ना। तो ये तो 5 और 7 का गुणज तो है, लेकिन आप कह रहा 6 का नहीं है, तो कहने का मतलब वो 6 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, यही है ना। तो अब उस संख्या में देखिए जो 6 से कौन डिवाइड नहीं है, ठीक। तो अब यहां पे फिर से 6 के विभाजता का नियम आ गया। तो 6 का विभाजता का नियम क्या कह रहा है, फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपको। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, वो संख्या 6 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में जो भी संख्या देख रहे हैं 2 से सारा डिवाइड है, क्यों, क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है मेरा 0 है, हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड अगर हो गया तो काम बन जाएगा, लेकिन बात कर रहा है नहीं का, तो ढूंढना वही है जो 3 से डिवाइड नहीं हो, ठीक ना। तो देखिए 2 1 3, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 का विभाजता का नियम है जो अंकों का योग। अब देखिए 8 2 10, 10 जो अंक है क्या वो 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपका हो जाएगा 280, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए कोई सवाल सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप इस तरह से एक स्मार्ट मेथड से जा रहे हैं, एक एक चीज को पकड़ के जा रहे हैं, उसकी कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही स्मार्ट वे होता है तैयारी करने का, प्रिपरेशन करने का। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप होगा ही, साथ साथ में कुछ चीज का रिवीजन भी होगा, और एग्जाम में है अब गलती करने की चांस जो है बहुत ही एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी मेथड से हम आगे और भी क्लासेज करवाएंगे, और फिलहाल अभी जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए जो एक प्रॉपर्टीज होती है, गुणज की विशेषता है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ठीक ना, उस प्रॉपर्टीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। कारण यह है कि जो क्वेश्चन आपको जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। देखिए थोड़ा क्वेश्चन का जो एक तरह से डिफिकल्टी लेवल क्या होगी उसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपको एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, ठीक ना, सपोज कीजिए। इस 20 क्वेश्चन में जो 50% यानी मतलब 10 क्वेश्चन जो रहेगा आपको ये बेसिक से रह सकता है, ठीक ना, बेसिक से रहेगा, और बाकी जो 5 क्वेश्चन रहेगा ये थोड़ा सा एक मॉडरेट एक लेवल का रहेगा, ठीक ना, एक उसको आपका एवरेज कर सकते हैं। और 5 क्वेश्चन जो रहेगा आपका ये आपका एक तरह से टफ में, हार्ड में आपको ये बात कह सकते हैं। तो जरूरी नहीं जब बीपीएससी अगर क्वेश्चन सेट कर रही है तो टोटल 20 का 20 क्वेश्चन ही बहुत एक हाई लेवल का होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी एग्जाम में जाके देखिए ऐसा कभी नहीं होता है। वो एक क्वेश्चन का एक डिफिकल्टी लेवल सेट किया जाता है, मिनिमम 50% के करीब वो क्वेश्चन बेसिक से हमेशा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप एक शिक्षक के पद हेतु एग्जाम दे रहे हैं तो हमेशा बीपीएससी ये भी चाहेगी कि जो आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है, ठीक ना। अगर किसी भी अभ्यर्थी को बेसिक नॉलेज है तो वो एक हायर जो एक नॉलेज है वो खुद ब खुद उसको मिल जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमेशा आपको खोजेगी बेसिक के बारे में। तो चलिए इसी वजह से कुछ बेसिक जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है गुणज के बारे में उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। अब देखिए प्रत्येक संख्या स्वयं की गुणज होती है। थोड़ी देर आपको पहले बताए थे जिस तरह से 2 के गुणज के बारे में बात कर रहे थे, 2 4 6 बात कर रहे थे, तो 2 के गुणज के बारे में बात कर रहे थे। देखिए 2 भी खुद 2 का गुणज है, यही कहना चाह रहा है। अब कह रहा किसी संख्या के गुणज उसके पहाड़े में होते हैं। इस तरह से अगर बात कर लेंगे 18, ठीक ना, तो 18 जो है 2 का गुणज है, हाँ है, क्योंकि 18 जो है 2 के पहाड़े में आ जा रहा है, तो यही बात कर रहा था। अब कह रहा किसी संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। जब गुणज की बात कर रहे हैं तो ये आपको इनफिनाइट टाइम्स तक चला जाएगा, ये अनगिनत होगा, ठीक ना। इससे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है जो गुणज क्या होते हैं, सीमित होते हैं या असीमित होते हैं। तो सीमित करने का मतलब फिक्स हो गया, असीमित करने का मतलब अनगिनत या इनफिनाइट होते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। ओके, तो जितना भी चांसेज एक टॉपिक के रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनने का है वो सारा एक कॉन्सेप्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, इस चीज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा फायदा आपको होने वाला है। ओके, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका गुणनखंड, ठीक ना। तो हम लोग गुणज पढ़ लिए
और गुणज का एक चचेरा भाई एक तरह से कह सकते हैं, वो है गुणनखंड। ठीक ना। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए यहां पे एक वर्ड है खंड, ठीक ना। तो इस गुणनखंड को भी पकड़ लीजिएगा। खंड का मतलब एक तरह से हो गया टुकड़ा, ठीक ना। तो जब भी एक तरह से बात करें कि किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या हो सकता है, ठीक ना, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में आपसे बात करेगा जो 18 के गुणनखंड कौन कौन है या क्या क्या है गुणनखंड। खंड मतलब टुकड़ा। तो याद रखिए जो जो संख्या 18 को एक तरह से टुकड़ा कर सके, 18 को भाग दे सके, पूरी पूरी भाग दे सके, वही संख्या जो होगी 18 का गुणनखंड हो जाएगा। मान के चलिए जो 18 है तो 18 का क्या एक से डिवाइड हो जाएगा, मतलब खंड हो जाएगा, भाग लग जाएगा एक से पूरा पूरा, हाँ लगेगा। तो एक क्या हो गया आपका 18 का गुणनखंड हो गया, ठीक ना। 2 लग जा रहा है, 3 लग जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए 2 और 3 से डिवाइड हो गया तो 6 से डिवाइड होगा ही। ओके, आगे देखिए 9 से लग जा रहा है, लग जा रहा है, 18 से लग जा रहा है। ओके, तो इस तरह से 18 का गुणनखंड जो हो गया आपका हो गया 1 2 3, ठीक ना, 6 9 और 18। अब ये जो है 1 2 3 6 9 या 18 जो है, आप इसमें से देखिए भागा दीजिए 18 को, वो आसानी से लग जाएगा, ठीक ना। तो गुणनखंड का सिंपल सा मतलब ये है जो आपको किस किस संख्या से उसमें भाग लग रहा है, तो वही संख्या जो हो जाएगा आपका गुणनखंड हो जाएगा। अब कुछ गौर करने वाली बात क्या है, उस पर जरा गौर कीजिएगा। यहां देखिए क्या 18 के बाद कोई संख्या है, मान लीजिए 36 अगर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या 18 को हम भागा देंगे 36 से तो पूरा पूरा लग जाएगा। देखिए 18 को भागा दिए 36 से पूरा पूरा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ये देखिए 0.5 आ जाएगा, तो क्या 36 होगा, नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये सबसे बड़ी हो गई, तो ठीक ना। अब देखिए एक क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। तो दो चीज यहां पे आ गया, एक बड़ा, जिस भी संख्या का गुणनखंड हो अपने आप में वो संख्या क्या होती है, एक सबसे बड़ी गुणनखंड हो जाती है और एक सबसे छोटा गुणनखंड होगी। ये दो बात तो हो गई। अब देखिए तीसरी बात क्या होगी, अब इसकी संख्या क्या है, फिक्स्ड है, इसकी संख्या सीमित है। जबकि वहीं गुणज की बात कर रहे थे तो गुणज में क्या हो रहा था, एक इनफिनाइट टाइम्स में था। तो गुणनखंड की जब भी किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालिएगा एक सीमित होगा, वो एक फिक्स्ड होगा, चाहे 2 होगा 4 होगा, जो भी होगा वो फिक्स्ड होगा। आप उसको एक तरह से लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको चीजें पसंद आ रही होगी। अब हम लोग चलते हैं इसी से रिलेटेड कुछ और फैक्ट पर हम लोग चलते हैं। अब देखिए गुणनखंड की भी कुछ विशेषता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं बात को। क्या करा, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है, थोड़ी देर पहले बताया आपको। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, ये भी बताए। 18 जो है जिस तरह से 18 का गुणनखंड है। अब करा किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या स्वयं है। अभी 18 का गुणनखंड किए थे तो 18 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या था, 18 ही था, ठीक ना। अब करा किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के छोटे, बराबर या सीमित होते हैं, ठीक ना। अब जैसे 18 है तो 18 का गुणनखंड जब भी होगा तो 18 होगा या उससे कोई छोटा संख्या होगा, क्या उससे बड़ा, जिस तरह से 36 था हुआ था, नहीं हुआ था। यही कहने का मतलब है, ठीक ना। तो ऑप्शन में अगर मान लीजिए 18 है, 18 के गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है, मतलब कोई भी बड़ी संख्या, जैसे 252 ही ले लिए, तो 252 का जो गुणनखंड जब भी होगा तो 252 से छोटा ही वाला ही कोई होगा, कोई भी होगा, उससे बड़ा तो होगा नहीं। अगर सपोज ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है जो 252 से बड़ा दे दिया, तो क्या तीनों गलत हो जाएगा खुद ब खुद, एक ऑप्शन जो आपका है वो सही हो जाएगा और उस ऑप्शन को बिना सोचे समझे बनाइए और निकल जाइए, ठीक ना। तो यही एक महत्व होता है ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट का, ठीक ना। अब करा किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड जो होता है 1 होता है, ठीक ना, ये भी आपको बता दिए। तो इस तरह से आपका गुणज और गुणनखंड का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको बता दिए।
उसकी जानकारी आपको मिल गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में एक पूरी तरह से क्लियर आपको दिख जाए कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग और क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। यहां पे एक सवाल है, कह रहा है गुणनखंडों और गुणजों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन को अगर आप बना लिए तो ये समझिए जो आप कहीं ना कहीं गुणज और गुणनखंड की सारा जो एक तरह से कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक ना, बड़ा कौर से बनाइएगा। यहां पे सवाल कह रहा है जो क्या 11 जो है 100 का गुणनखंड है। 11 के बारे में बात कर रहा है, 100 का गुणनखंड। देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे तो 100 का गुणनखंड के बारे में बात किए थे, तो मतलब 100 किस किस से डिवाइड हो रहा है उसी के बारे में है। तो क्या 1 से होगा, ठीक ना, 2 से होगा, 5 से होगा, ठीक ना, 10 से होगा या 20 से होगा, इस तरह से बढ़ देगा। क्या इसमें कहीं 11 आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन बात क्या कर रहा है, 11 के बारे में बात कर रहा है वो। तो 11 जो है 100 का गुणनखंड है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये इस तरह से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ओके, देखिए अब कह रहा है 48, दूसरा ऑप्शन में बढ़ते हैं। 48 जो है 3 का गुणज है। 48 3 का गुणज है। देखिए तो अब देखिए 3 का टेबल पढ़िएगा, 3 के टेबल में 48 अगर आ गया तो आपका 3 का गुणज होगा। ठीक ना, तो वो देखिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। दूसरा शॉर्ट में दूसरा मेथड में आपको क्या बताए थे, बात किसके के बारे में कर रहा है, 48। ठीक ना, किस है, किसका, 3 का है या गुणज नहीं है। तो 48 को 3 से डिवाइड कीजिए। देखिए 3 से 1 टाइम में और 3 6 का 18, मतलब 16 टाइम में खत्म। इसका मतलब क्या है, जो 48 जो है 3 का गुणज है। 48 जो है 3 का गुणज है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे के भी ऑप्शन को हम लोग समझते हैं ताकि जो है एक तरह से और अच्छे से समझ जाएंगे हम लोग कॉन्सेप्ट को। अब कह रहा है 11 जो 110 का गुणज है या नहीं है। 11 की बात कर रहा है, 110 का गुणज है कि नहीं है। देखिए आप जब 110 का गुणज के बारे में बात कर रहा है वो, तो 110 का गुणज क्या होगा, 110 का पहाड़ा होगा ना डियर। जब 110 का पहाड़ा होगा तो 110 का पहला पहाड़ा 110 गुना 1 110 होगा। 110 गुना 2 मतलब क्या हो जाएगा, 220 होगा। यही होगा ना। इस तरह से क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या इसके पहाड़े में कभी 11 आएगा माय डियर? नहीं आएगा ना, क्योंकि 11 तो आएगा ही नहीं। इस वजह से क्या ये सही है, 11 जो 110 का गुणज है नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन गलत हो गया। ओके, तो देखिए जो भी अभी आपको बताया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन को आप उस ट्रिक से या उस मेथड से आसानी से बनाते रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग आगे बढ़ते हैं डी की तरफ से। अब कह रहा है 48 3 का एक गुणनखंड है। 48 3 का, 3 के गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है डियर। तो 3 का गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। तो 3 का गुणनखंड कौन कौन सा होता है, 1 हो सकता है और 3 खुद हो सकता है, ठीक ना। और सबसे बड़ा गुणनखंड 3 का कौन होगा, 3 ही होगा। जबकि 48 की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है। ये कभी होगा नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग प्रॉपर्टीज में ये बातें पढ़े हैं। देखिए कितना प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका 48 भी गलत हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है आपको अभी तक जो भी चीज बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है, दिक्कत है, तो एक बार फिर से इसको एक बार दोबारा वीडियो को देखिएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो आप मोस्ट वेलकम है आपका, कमेंट कीजिए आप, हम आपको इससे रिलेटेड जो भी इशू होगा हम आपको इसको जरूर क्लियर करेंगे। ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पहेली के माध्यम से क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, आप जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, ठीक ना। चलिए एक एक पहेली के एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं और ऑप्शन को देखते हैं, ठीक ना। जहां बात बन गई कोई बात नहीं है। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, जो भी ऑप्शन में देख रहे हैं 2 अंकों की संख्या है, ठीक है कोई नहीं। चलो
अब कह रहा है दहाई के स्थान पर 2 का गुणज है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका इकाई और ये हो गया आपका दहाई। तो दहाई पे 2 का गुणज, तो 2 का गुणज क्या होगा भाई, 2 का टेबल, मतलब 2 4 6 8, यही होगा। देखिए क्या है, 4 है, हाँ है, 6 है, 8 है कोई बात नहीं, चलिए ऑप्शन इससे नहीं छटा। अब कह रहा इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। जब इकाई पे 3 का गुणज है तो देखिए क्या है, 9 6 9 3 है, इससे भी बात नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। अब कह रहा दोनों संख्याओं का ये योग जो है एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए गुणज का कॉन्सेप्ट पूछ लिया आपका, आप अभाज्य संख्या के बारे में वो जानकारी ले रहा है, ठीक ना। तो संख्याओं का योग कीजिए, 9 6 15, क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है, ठीक। तो ये ऑप्शन तो खत्म। 6 4 10, 10 की अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म, बात इससे कुछ ना कुछ बन गई। अब देखिए 9 4 13, ये अभाज्य संख्या हाँ है, ठीक ना, ये बात मामला दिखता है। लेकिन अभी देख लेते हैं अगला ऑप्शन, 8 3 11, अरे यार ये भी अभाज्य संख्या है। तो चलिए 2 ऑप्शन तो हम लोग खत्म कर दिए। अब कह रहा है कि जो अभाज्य संख्या का योग एक तरह से अभाज्य संख्या हो, लेकिन साथ में कह रहा है वो 52 का एक गुणनखंड भी हो। गुणनखंड बाबा फिर आ गए, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे हो गया 9 4 13 हो गया, और हो गया यहाँ पे 11, 8 3 11। अब 13 और 11 में से ये देखिए जो 52 का गुणनखंड कौन होगा, तो 52 किससे कट जाएगा, 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, लेकिन 13 से कट जाएगा, 13 13 चौक 52, इस तरह से आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन की खूबसूरती को महसूस किए होंगे, कितना एक बेहतरीन क्वेश्चन है। जब इस टाइप के क्वेश्चन को जिस मेथड से हम बता रहे हैं आपको, जब आप सोचिएगा तो मैथमेटिक्स खुद ब खुद एक तरह से वो आपके पास आ जाएगी, उसको आप जहां मन जैसे मन तैसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में भी आसानी से सवाल सॉल्व कीजिएगा, गलती तो होने की कोई चांस ही नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग और कुछ इसी तरह से खूबसूरत क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए इससे भी एक और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपको, ठीक ना, वो आपको देखने को मिलेगा। जो कभी भी संख्या में गुणनखंड है और गुणनखंड की कुल संख्या क्या होगी ये पूछ देगा। देखिए ये क्वेश्चन आया क्यों, अभी थोड़ी देर बताए थे कि गुणनखंड की जो संख्या क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक ना, एक सीमित होती है। तो किसी भी सीमित चीज को आप कैलकुलेट या काउंट कर सकते हैं, गन सकते हैं ये कितना है, ठीक ना। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा, समझिएगा किस तरह से। मान लीजिए जो 18 है, तो ये कह देगा जो 18 के कितने गुणनखंड है, ठीक ना, उसकी संख्या क्या है। ओके, तो जब भी इस तरह की बात करेगा तो देखिए आप इस तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 18 है, देखिए 2 से लग जा रहा है, 2 9 18, ठीक ना। अब ये 3 से लगेगा, 3 3 9, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 गुना 3 गुना 3 हो गया, डन। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 पे पावर 1 हो गया, नहीं कुछ तो पावर 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए जब भी इसकी संख्या के बारे में बात कर रहा है तो देखिए पावर को पकड़िए, पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, तो जो जितनी है पावर 1 है उसमें से 1 और जोड़ दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे 2 है तो उसमें भी 1 जोड़ दीजिए, तो 2 1 क्या हो गया, 3 हो गया। अब गुना कर दिए, 1 1 2, 2 1 3, तो कहने का मतलब यहाँ पे 6 हो गया। तो ये जो 6 है यही होगा 18 के गुणनखंडों की संख्या होगा, यही 6 होगा। चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देखिए 18 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो किससे किससे भाग लगना, 1 से लगेगा, हाँ जी लग जाएगा, 2 से लगेगा, 3 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 9 से लग जाएगा, और हो जाएगा 18। क्या इसके अलावा किसी और से लगेगा, नहीं लगेगा ना। देखिए काउंट कीजिए, 3 और 3 6, तो संख्या टोटल कितनी आ गई, 6। देखिए इधर से भी हम लोग निकाले 6। तो अब किसी बड़ी संख्या के बारे में अगर आपसे बात करते हैं, ये तो छोटी संख्या थी आप निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन किसी बड़ी संख्या के बारे में बात करें तो आपको
इस तरह से ट्रेडिशनल एक तरह से एक छोटा छोटा करके पता करना, किसे भाग लग रहा है या किसे नहीं लग रहा है, उसके अलावा उसके तहत देखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, डिफिकल्टी होगी आपकी, टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन इस मेथड से आपका ये आसानी से निकल जाएगा। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सवाल है जो 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या है। 42 के गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ रहा है। कोई नहीं, मेथड आपको पता ही चल गया होगा। 42 है, देखिए 42 का 2 से 21 हो जाएगा, 3 से 7 हो जाएगा, ठीक ना। कहने का मतलब 2 गुना 3 हो गया, गुना हो गया आपका 7 हो गया, ठीक ना। देखिए पावर इसका 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है ना। अब देखिए किस तरह से हम लोग बढ़ेंगे, जो भी पावर है, जो भी पावर है उसमें क्या करेंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे 1 है तो एक में 1 जोड़िएगा तो 2 हो गया, इसमें भी 1 है तो इसमें भी 1 जोड़िएगा 2 हो गया, इसमें भी पावर क्या है 1 है तो इसमें भी 1 जोड़िए तो 2 हो गया, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इस तरह से जो गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो हो जाएगा 8। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर, ठीक ना। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे कह रहा है 105 के गुणनखंडों की संख्या बताना है। 105 है तो 105 का हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। देखिए अब यहां पे 3 से लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से, तो 3 3 9 बच गया 15, ठीक ना। तो 3 5 15, ओके। अब देखिए यहां पे क्या है, 5 से लग जाएगा, 5 से लग गया, 5 7 35, ठीक। तो क्या हो गया, 3 5 और 7 हो गया। देखिए यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 में 1 जोड़ दीजिए 2, यहाँ भी हो जाएगा 2 गुना 2 हो गया। तो कहने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। इसका 105 का जो गुणनखंड होंगे वो टोटल संख्या जो होगी उसकी 8 होगी। ओके, उम्मीद है ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे और नोटिफिकेशन एकदम बिल्कुल ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आए, कोई और भी सेट आए तो आपको मिले और आप एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे से उसको पढ़िए, समझिए। फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से, ठीक ना, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलते हैं कुछ और कुछ कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए इसी गुणनखंड में ही अब एक तरह का और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी गुणनखंड आया, संख्या हम लोग जान लिए कितनी आया, लेकिन एक सवाल ये भी आता है, जो भी संख्या आया है उसका योगफल क्या होगा, ये सवाल आता है, ठीक ना। तो इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं, ताकि एक तरह से कंप्लीट जो एक तरह से सीरीज होगा गुणज और गुणनखंड का, वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका फायदा आपको आगे मिलेगा। गुणज और गुणनखंड का यूज करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को बहुत ही बिल्कुल एक स्मार्ट वे में उसको पढ़ सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक ना। देखिए किस तरह से बनाया जाता है। मान लीजिए 18 है, आपको ये पूछ दिया जाए जो 18 का जो गुणनखंड होगा, जो भी संख्या होगा उसका योगफल क्या है, ठीक ना। तो देखिए किस तरह से निकालते हैं, वही प्राइम फैक्टराइज करेंगे 18 का, तो 2 2 9 18 9 हो गया, यहाँ पे 3 या 9 हो गया, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये हो गया जो 2 गुना 3 पे पावर आपका 2 हो गया। ओके, यहां तक तो सेम है जो गुणनखंड की संख्या के लिए। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज है, 2 है तो 2 माइनस 1 कीजिए, नीचे भी 2 माइनस 1 कीजिए, ठीक ना। गुना है, गुना कर दीजिए। यहां पे 3 है तो 3 माइनस 1 कीजिए और नीचे में कर दीजिए आप 3 माइनस 1। ओके, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है इसके अलावा। अब देखिए क्या करना है, इसमें थोड़ा सा, इसमें ट्विस्ट क्या है कि जहां पे जिस तरह से पावर 1 है, नहीं कुछ तो पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ दीजिए। 1 में 1 पावर जोड़िएगा तो यहां पर हो जाएगा 2, तो 2 का पावर यहां पे 2 कर दीजिए। यहां पे पावर 2 है तो उसमें भी एक क्या करना है, आपको 1 जोड़ देना है, तो 2 1 यहां पे 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 2 दूना 4 में से 1 गया, बच गया 3, ठीक ना।
और देखिए नीचे में 2 में से 1 गया तो 1 ही, तो कोई बात नहीं, 3/1 हो जाएगा, खत्म कहानी। अब देखिए 3 पर पावर 3 है, तो 3 तिया 9 या 27, 27 में से 1 घटेगा तो 26 बच जाएगा, और 26 बटे यहां पर हो जाएगा 3 बच जाएगा। 3 में से 1 गया, यहां बच गया 2 बच गया। ओके, अब देखिए क्या हो गया, 2 से 13, तो 13 39 हो गया। तो कहने का मतलब जो भी 18 का गुणनखंड होगा, जब हम उसके गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो उसकी जो योगफल होगा वो हो जाएगा 39 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग चेक भी कर लेते हैं। देखिए 18 का गुणनखंड में क्या क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 6 था, 9 था, और क्या था, 18 था, संख्या 6, और इस तरह से आपका गुणनखंड था। देखिए जोड़िए, 2 1 3, 3 3 6, 6 6 12, 12 18 हो गया आपका 30, 9 39। देखिए एक तरह से आप आपको प्रूफ भी कर दिए, जो भी आपका एक तरह से ये ट्रिक के माध्यम से, और आपको ऐसे जनरली के माध्यम से, ठीक ना। देखिए इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि क्वेश्चन का एक तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए सवाल क्या है, कह रहा है 96 से सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताइए आपको, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो 96 है, तो देखिए 96 का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज 2 से कीजिए, तो आ जाएगा 48, 2 से कीजिए 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक ना। करने का मतलब 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर हो जाएगा 5 गुना 3 पे पावर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या करना है, हम आपको क्या बताए थे, तो जो भी जैसे 2 है तो 2 2 -1, अपॉन में भी हम लोग करेंगे 2 -1 करेंगे, ठीक ना। गुना है, गुना कर दिए, 3 है तो 3 -1, अपॉन में करना है 3 -1, ठीक। अब बात हो गई, अब किसकी बात करेंगे, पावर की बात करेंगे। तो देखिए पावर यहां पे क्या है आपका 5 है, तो उसमें से 1 जोड़ना है, ठीक, तो हो जाएगा 6, तो 2 पर पावर हो जाएगा 6, यहां पे 1 है तो 3 पर पावर यहां पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अब देखिए तो 2 के पावर 6, ठीक, तो 2 को आप 6 बार लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक ना। तो 3 3 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो 64 में से 1 घट गया तो बच गया 63, ऊपर में 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, कोई बात नहीं है। अब देखिए 3 3 9, 9 में से 1 घटाइएगा तो बच जाएगा 8, और नीचे में आपका बच गया 3 में से 1 घटेगा तो 2, देखिए 2 से 4 खत्म। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12, 2 और 6 चौक 24, 1 25, कहने का मतलब 252 जो होगा इसके गुणनखंडों का योगफल होगा 252, ऑप्शन सी, यही आपका राइट आंसर, ठीक ना। तो उम्मीद है कि जो आज का जो सेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो मेनली फोकस मेरा सेशन का यही था, जो एक तरह से एक टॉपिक एक क्लियर कर ले, तो गुणज और गुणनखंड का जो एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उसके रिगार्डिंग जिस टाइप का भी एक क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को हम डील किए हैं, ठीक ना। तो आप उसको एक बार जरूर रिवीजन कीजिए अपने तरीके से, उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, हम उसका जरूर सॉल्यूशन देंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए सेट में एक नए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ।